हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहां हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को समझेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है इसमें वो आता है लोकस। तो व्हाट इज लोकस? अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूं तो लोकस का मतलब यह है, लोकस इज अ मूविंग पॉइंट। बस अब अगर आप इतनी चीज समझ गए तो समझ जाओगे व्हाट इज लोकस। तो लोकस इज ए मूविंग पॉइंट अंडर ए गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। बेसिक डेफिनेशन तो यही होती है, ठीक है। अब अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे हम लोग लोकस की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोकस की इक्वेशन बनाना कैसे वो सीखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा इक्वेशन ऑफ लोकस। सो द प्रोसीजर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होगा? सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे x, y। लोकस हम लोग एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, द मूविंग पॉइंट x, y। अब उस पॉइंट से हम ज्योमेट्रिकल गिवन कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा गिवन क्वेश्चन में दिया रहेगा ना ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखेंगे। जैसे कि वो दे सकता है कि हमारा मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस दे सकता है, या मूविंग पॉइंट जो है वो या किसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन दिया रहेगा तो उसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्टेंस दिया रहेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी कंडीशन दी रहेगी उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट फाइनल स्टेप, उस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके अपना इक्वेशन ऑफ लोकस निकालेंगे। सो लोकस इज अ मूविंग पॉइंट, और उस मूविंग पॉइंट की अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो किस तरह से मुझे निकालना है वो मैं आपको सिखा दिया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और बेहतर से समझ में आएगा। पहले आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए, सारे स्टेप्स लिख लीजिए। फिर जो टॉपिक आता है बेसिक ज्योमेट्री में, सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? लेट्स से वी हैव 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। ये 2 पॉइंट हमारे हो गए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अब इन 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना होगा तो मैं यूज करूंगा डिस्टेंस फार्मूला। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला? लेट्स से दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। डिस्टेंस ऑफ AB can be written as under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1। x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का सम कर दूं मैं, और फिर इसका रूट ले लूं, तो वो होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखो सबसे पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट आगे देखेंगे। नोट करते जाओ सारे फॉर्मूला, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को पहले समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूले में 2 टाइप के होंगे सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास। एक होगा इंटरनल बाइसेक्शन, मतलब पॉइंट जो होगा वो 2 पॉइंट को इंटरनली क्या करेगा, 2 सेक्शन में डिवाइड करेगा। और एक होगा हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में लेट्स से वी हैव 2 पॉइंट A एंड B। तो यहाँ पे एक पॉइंट P होगा जो AB सेगमेंट को डिवाइड करेगा m/n। इतनी बात समझ में आ गई पहले? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट दे रहेंगे x2 y2। मुझे पूछेगा ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि इस AB सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा m/n में, तो रेशियो दिया रहेगा m/n का, ठीक है। तो अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1। और इसका y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या होगा फॉर्मूला, my2 प्लस ny1 अपॉन m+1। देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। अब अप्लाई करके इंटरनल डिवीजन के लिए
पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अच्छा सर, अगर ये जो पी पॉइंट है एग्जैक्टली मिड में आ जाए, मतलब कि अगर हमारा जो डिवीजन हो वो कैसा हो जाए 1:1 का, कैसा हो जाए 1:1 का, ए बी जो सेगमेंट है ये डिवाइड हो जाए पी पॉइंट से 1:1 रेशियो में। सो तब पी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग x1 प्लस x2/2 कर लेंगे, और पी का y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या होगा y1 प्लस y2/2 कर लेंगे। बहुत सिंपल था, वो m और n की वैल्यू उधर 1:1 डाल दोगे तो यही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, मगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, स्पीड बढ़ जाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की। नेक्स्ट जो आता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, ये देखो बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूजन में बहुत रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से 2 पॉइंट है हमारे पास ए बी, और ये जो पी पॉइंट है ये ए बी सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर, ऐसा ए से लेके पी तक का जो रेशियो रहेगा वो हिस्सा रहेगा m, और बी से लेके पी तक का n। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, तब यहाँ पे हमारा जो x कोऑर्डिनेट निकालना होगा p का, तो फॉर्मूला जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और वही y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा mx2 y2 हाँ my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस। तो इस तरह आप जो p कोऑर्डिनेट है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड क्या होता है पता है आपको? चलिए बताइए सेंट्रॉइड क्या होता है। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और उस ट्रायंगल का मैं मीडियन ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं मीडियन, तो जहां पे तीनों भी मीडियन मिलते हैं, जैसे मान लो ये एक मीडियन बना दिया मैंने, दूसरा मीडियन और ये तीसरा मीडियन, जहां पे तीनों मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। और अगर मान लो वो जो ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ए का मान लो कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो अगर मुझे g का कोऑर्डिनेट निकालना है तो g का कोऑर्डिनेट होगा, g का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करो आप सारे x कोऑर्डिनेट का सम करो डिवाइड बाय 3, और g का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सारे y कोऑर्डिनेट का सम करो डिवाइड बाय 3। So this will be the formula for centroid of a triangle। बस आपको वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पता होना चाहिए, तभी आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, किसी एक वर्टाइस का कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहेगा, वो फाइंड करने का। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगाना है आपको, बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि कैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसमें एक बात आपको नोट करनी है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने एक नया ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात है कि जो नया ट्रायंगल जो बनाया, लेट से उसका सेंट्रॉइड स्मॉल जी है और जो बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड था वो कैपिटल जी, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेम ही होंगे। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मतलब ट्रायंगल का ये वाला कोऑर्डिनेट रहेगा, इसके मिड पॉइंट का जो रहेगा वो उसको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका निकालना पड़ेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका सेंट्रॉइड ना निकाल करके आप बड़े वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड निकालोगे तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड, और ये नोट कर लो, क्वेश्चन सॉल्विंग में पार्ट में काम आएगा। नेक्स्ट आ जाता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अब देखिए शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, मगर फिर भी बच्चे गलती करते हैं। तो जरा समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जब शिफ्ट करेंगे ओरिजिन तो हमारा जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो किस तरीके से शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेता हूँ।
जो कि हमारी ओल्ड एक्स एक्सिस ओल्ड वाई एक्सिस होगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब मुझे देखिए स्मॉल एक्स से मतलब ये डिस्टेंस एक्स होगा, स्मॉल वाई मतलब ये डिस्टेंस वाई होगा। पहले ये क्लियर रहो पहले, है ना, ये वाई डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस। मैंने क्या किया, अपना जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट कर दिया और पैरेलल शिफ्टिंग हो गया, ये h कॉमा के पे लेके आ गया मैं। अब ये नया कोऑर्डिनेट होगा, इसके नए कुछ नए एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके नए कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो लेट्स से द नए कोऑर्डिनेट्स आर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो मुझे इनके बीच में रिलेशन चाहिए। देखो आपने h यूनिट पहले से डिस्टेंस कवर करके रखा है, फिर कैपिटल एक्स यूनिट और डिस्टेंस कवर करोगे कैपिटल एक्स, तब जाके आप यहाँ पे इस वाले ओल्ड कोऑर्डिनेट के पास पहुंचोगे। तो अगर मैं स्मॉल एक्स की बात करूं, तो अगर मुझे यहां तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले h डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फिर कैपिटल एक्स, है ना। उसी तरीके से y में क्या होगा, अगर मुझे ओल्ड y कोऑर्डिनेट के बारे में पता करना है तो ये हो जाएगा k प्लस कैपिटल y। तो मुझे तो न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, तो यहां से फाइनली x का रिजल्ट क्या आ जाएगा बता दो, x इज इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस h, जो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया आपने। ऐसे न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ y विल बी ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ y माइनस k। h कॉमा k क्या है, जो नया हमारा ओरिजिन होगा वो बता देगा क्वेश्चन में कि आप शिफ्ट करके अपने ओरिजिन को उस पॉइंट पे लेके जा रहे हो, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है वहां पे। चलिए नोट कर लीजिए, वो दोनों रिजल्ट नोट कर लीजिए जो मैंने बॉक्स बनाया है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में, वो दोनों रिजल्ट काम आएंगे। न्यू कोऑर्डिनेट और ओल्ड कोऑर्डिनेट के सिंबल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, ये अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप तो लाइन का स्लोप हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स से हमारे पास लाइन का एक एंगल दिया है थीटा, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ दिया है। तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा स्लोप इज इक्वल टू, अच्छा स्लोप हम लोग m से डिनोट करते हैं, क्या होगा tan थीटा, सिंपल, ठीक है। कभी कभार हमारे पास एंगल ना दे करके इस लाइन में दो कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, x1 y1 x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2। अच्छा चलो सर, ये तो एंगल देगा या कोऑर्डिनेट्स देगा तो निकाल लेंगे। दूसरी चीज, अगर मेरे पास मान लो ना ही एंगल है ना ही कोऑर्डिनेट है और हमारे पास पूरी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अभी आप देखोगे स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर मुझे इक्वेशन पता है तो मैं किस तरीके से इसका स्लोप निकालूंगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा माइनस ए बाय बी, मतलब एक्स कोएफिशिएंट अपॉन वाई कोएफिशिएंट, माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट अपॉन वाई कोएफिशिएंट। ये फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको स्लोप मिल जाएगा किसी भी लाइन का, और सबसे ज्यादा हम लोग अभी ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्लोप पे अच्छा क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान रखना, और बाकी क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करेंगे तब तो आपको सारी चीजें क्लियर हो ही जाएगी। आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है। तो अब भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया था थोड़ी देर पहले ही, क्या लिखा था वहां पे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, ठीक है। इसमें बोला है कि इक्वेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड लाइन। अब यहाँ पे क्या बोला है, कुछ आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ लाइंस, जैसे कि जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर मुझे उसकी इक्वेशन लिखना है तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा y इज इक्वल टू ए, और वैसे पैरेलल टू y एक्सिस वाली इक्वेशन लिखनी होगी तो आंसर होगी x इज इक्वल टू b। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख दोगे, व्हाट इज a, जैसे कि मान लो a डिस्टेंस रहेगा x एक्सिस से, कितना डिस्टेंस रहेगा पॉजिटिव साइड में, तो वो a डिस्टेंस, नेगेटिव साइड में रहेगा तो माइनस a लिख देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो a b जो है ना वो किस पॉइंट से पास हो रहा है वो हो जाता है, ठीक है।
जैसे मान लो लिख दिया मैंने y इज टू 3, तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी लाइन की तो वो क्या बनेगी, y पे जो 3 कोऑर्डिनेट पे जो लाइन जा रही है वो वाली लाइन, तो ये हो गया y इज टू 3, ठीक है ना। और x इज टू 2 दे दिया तो 2 पे ये 2 वाले कोऑर्डिनेट पे जो जा रही होगी लाइन, ठीक है ना। तो ये जो पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस वाली इक्वेशन है वो आपको याद रखनी होती है, बहुत बेसिक चीजें हैं और याद कर लीजिए बस। नेक्स्ट आ जाता है, अब आपको कुछ मेजरमेंट्स दिए रहेंगे, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी और बोलेगा कि अब इक्वेशन ढूंढ के बताओ क्या आने वाला है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है स्लोप दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा। अगर मान लो लाइन का एक स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है तो बोलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के दिखा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो स्लोप दिया रहेगा, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। मान लो स्लोप m दिया है और पॉइंट एक दिया है और पॉइंट है x1 y1। अब मुझे इक्वेशन लिखनी है तो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। चलो 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 और x2 y2, तो द इक्वेशन वैल्यू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 और x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, तो दिस इज द इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में। तो देखो लिखते जाओ, बस नोट्स बना लो, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सारे नोट्स आपके सामने रहेंगे, एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा, सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे उसी वक्त। स्लोप इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट क्या होता है वो समझिए, बहुत सारे बच्चे इंटरसेप्ट में कंफ्यूजन होता है। लेट्स से दिस इज द लाइन व्हिच कट ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जितना एक्स एक्सिस में कट करेगा उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, जितना वाई एक्सिस में कट करेगा उसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट में आपको स्लोप दिया रहेगा m और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा, हाँ y इंटरसेप्ट दिया रहेगा c, यहाँ पे b डिनोट किया मगर c इस वाले फॉर्म में c लिखते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे m और c की वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा और हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं। x और y की वैल्यू कहीं नहीं पुट करनी है, x1 y1 m और ये सारे c वगैरह यही सब पुट करना है। नेक्स्ट है डबल इंटरसेप्ट, यही डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें x में कितना कट किया और y में कितना कट किया ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तब हमें इक्वेशन लिखनी होगी डबल इंटरसेप्ट में, तो आएगा x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर राइटिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है, समझ गए सारे फॉर्म, ठीक है। यही मेजरली यूज किए जाते हैं सारे फॉर्म। आगे भी बचे 3, 2 है ना, 2 ही। नॉर्मल फॉर्म और कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो नॉर्मल फॉर्म में आपको नॉर्मल दिया रहेगा। सर नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनाया ना ओरिजिन से, यही नॉर्मल है हमारा। नॉर्मल दिया रहेगा p, नॉर्मल का डिस्टेंस दिया रहेगा p और नॉर्मल का एंगल दिया रहेगा लेट से अल्फा। देखो लाइन का एंगल नहीं दिया है, याद रखना। लाइन का एंगल दिया रहेगा तो स्लोप निकाल के स्लोप का कुछ फॉर्म लगा सकता हूँ और यहाँ पे नॉर्मल का एंगल दिया रहेगा, तो ये नॉर्मल और नॉर्मल का एंगल दिया रहेगा तो आंसर आएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। सो दिस इज द इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। cos अल्फा sin अल्फा और p की वैल्यू डालोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, आपको x एक पॉइंट दिया रहेगा और जनरली पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि हमें एक लाइन पे एक पॉइंट दिया है उससे r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट निकालना है, तो हम लोग ये यूज करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। बट पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन क्या होगी, तो एक पॉइंट दिया रहेगा x1 y1, ठीक है, दूसरा पॉइंट निकालना है x y और ये डिस्टेंस दिया रहेगा r। अगर मैं दूसरी इक्वेशन निकाल लूं जिससे ये पॉइंट लिख सकूं
तो वो हमारी होगी पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो जिसमें x अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा, थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट लिखना है तो y1 प्लस r sin थीटा। ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। ये जनरली हम लोग दूसरा एक पॉइंट ढूंढना है सेम लाइन के ऊपर, तो वो तब यूज करेंगे, तो आपको मैं जब यूज करूंगा तो बता दूंगा, इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो नोट कर लो बस दोनों फॉर्म, लास्ट के दो फॉर्म थे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो कुछ ना कुछ उनके बीच में एंगल बनेगा, है ना। तो अगर उस एंगल को फाइंड करना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए तब मैं एंगल निकाल सकता हूं, वो समझ लेते हैं। तो लेट्स से वी हैव अ टू लाइन whose slope of line 1 is m1 and slope of line 2 is m2। जब तक आपके पास स्लोप नहीं है उस लाइन का तो आप उनके बीच में एंगल नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो कैसे निकालना है, तो फॉर्मूला होगा tan of angle between them is mod of m2 minus m1, मतलब डिफरेंस अपॉन 1 प्लस m1 m2। So this is the formula for finding the angle between them। अच्छा इसमें एक नोट वाली बात है, वो भी नोट कर लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर m1 प्लस m2, अगर m1 will be equals to m2 then lines will be parallel, और अगर m1 into m2 की वैल्यू -1 आ गई तो lines will be perpendicular। ये दोनों बातें याद रखना, बहुत काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, m1 m2 बराबर रहेगा, परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 के बराबर आएगा, ठीक है। चल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दो लाइन दिया रहेगा तो आप क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हो। कौन सा, क्रैमर्स रूल, या तो फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप सॉल्यूशन उसका जो निकालेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो सॉल्यूशन में आएगा वही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वहां पे हम लोग देखते हैं ना सॉल्यूशन जो निकालते थे वही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते थे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए पास आपके पास कई सारे मेथड थे, तो उसमें से कोई भी यूज करिए, बस आंसर लाना है। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, पहले वो कॉन्सेप्ट को समझते हो। कॉन्करेंट लाइन मतलब ये है जब दो या दो से ज्यादा लाइन, दो नहीं दो से ज्यादा ही लाइन अगर एक ही पॉइंट में मिलती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। दो लाइन मिलेगी तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। ये हो गया कॉन्करेंट लाइन। अब मान लो तीन लाइन दी गई है L1 L2 L3, बोलेगा चेक करो ये कॉन्करेंट लाइंस तो है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है दो दो की पेयरिंग बना के सॉल्व करेंगे तब आंसर निकालेंगे, नहीं, डायरेक्ट। लेट्स से वी हैव इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। अगर मुझे इनके बारे में पता करना है कि ये इंटरसेक्ट कॉन्करेंट है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जो इनके x y कोएफिशिएंट्स है उनका डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लूंगा। अगर वो 0 आ रहा है इसका मतलब वो कॉन्करेंट लाइंस है, अगर वो 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो कॉन्करेंट लाइंस नहीं है। सिंपल सी चीज है, बस आपको x y और z, मतलब z नहीं रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट वाले जो कोएफिशिएंट्स है उसको लिख लीजिए, इसका डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए बस। अगर वो आ गया 0 तो हो गया, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस में क्या करने वाले, मान लो देखो फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन में एक चीज रहेगी जिससे आप पता कर सकते हो कि ये फैमिली ऑफ लाइन ऑफ क्वेश्चन है। ऐसा दिया रहेगा, फाइंड द लाइन which is passing through the intersecting of given two lines, दो लाइंस दी रहेगी आपको। अगर ये स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस, तो वहां पे समझ लीजिए फैमिली ऑफ लाइन। तो मान लीजिए दो लाइन है L1 और L2, ये दोनों
इंटरसेक्टिंग लाइन से पैरेलल नहीं होनी चाहिए, और इनसे इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन है वो मुझे निकालना है। इनके इंटरसेक्टिंग से तो इनफाइनाइट लाइन पास होगी, दो लाइन जहाँ मिलती है वहां से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। तो कौन सी लाइन, ठीक है ना, L1 L2 था, इसके इंटरसेक्टिंग से तो और भी बहुत सारे लाइंस पास हो रही है, तो उसके लिए कंडीशन दे रहे हैं, टेंशन मत लेना, और वही कंडीशन काम आएगी इस लैम्डा को निकालने के लिए, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल बी L1 प्लस लैम्डा L2, और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंडीशन दी रहेगी, वही लैम्डा निकल जाएगा, आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइन्स। ये स्टेटमेंट दिखेगा, ठीक है, तो समझ जाना फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन आ गया, ठीक। चलो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब मान लो आपके पास एक पॉइंट दिया है जो आउटसाइड द लाइन है, ऑन द लाइन नहीं होना चाहिए, आउटसाइड द लाइन, x1 y1। अच्छा, यहाँ पे और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाता है, एक टॉपिक छूट गया है, मैं बता दूंगा अभी, इसके बाद बता दूंगा, ठीक है। तो अब ये लाइन से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो क्या फॉर्मूला होगा? तो पहली बात तो लाइन की इक्वेशन देनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इसको पॉइंट को सेटिस्फाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, 0 नहीं लिखना है, ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So this is the formula for finding the equation of line, for finding the distance of a point from a line, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अच्छा सर, दो लाइन पैरेलल होगी, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा? तो पहले बात तो मैं आपको पैरेलल लाइन पहचानना सिखा देता हूँ। अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो उनका जो x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट होगा वो सेम होगा, पहली बात। नहीं है तो सेम बनाओ, खाली जो कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा वही अलग रहेगा। अगर मुझे इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, पहले तो x और y कोएफिशिएंट सेम बना लेना, बन जाएगा इजीली। फॉर्मूला होगा c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। चलो आगे बढ़े, नोट करते जाना, टॉपिक्स नोट करते जाओ। अच्छा चलो, मैं वो बताया था ना, मैं एक पॉइंट भूल गया था, वो बता दूं मैं। चलो यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो एक लाइन दी गई है, ठीक है, इसमें एक ऊपर का साइड है, एक नीचे का साइड है, मान लो, ठीक है। तो अब अगर एक पॉइंट दिया x1 y1, अब ये पॉइंट ऑन द लाइन है कि लाइन के ऊपर आ रहा है कि लाइन के नीचे आ रहा है, अगर पता करना है तो इस पॉइंट को लाइन के अंदर सेटिस्फाई कर दो। अगर 0 आ गया, ऐसे होगी ना इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस एक्सप्रेशन में सेटिस्फाई कर दो, इक्वल टू 0 मत करना, इस एक्सप्रेशन में सेटिस्फाई कर देना। अगर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है तो समझ जाओ वो ऑन द लाइन है, पॉजिटिव आया तो अबव द लाइन और नेगेटिव आया तो बिलो द लाइन। क्लियर है? पक्का? ये बात याद रखना, अभी काम आया क्वेश्चन सॉल्व करते हुआ था, इधर टॉपिक नहीं था तो मैं बोला बता देता हूं आपको। तो कुछ शॉर्टकट्स है वो भी आप देख लो यहाँ पे, कि अगर बोला जाता है स्लोप ऑफ इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, अगर दो लाइन इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस को और उनका स्लोप पूछा जाए तो इक्वली इंक्लाइंड का कंडीशन क्या था वो समझना पहले। इक्वली मतलब कि अगर एक लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हैं तो बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड। वैसे दो कंडीशन हो सकती है, एक ये वाली जिससे 45 डिग्री रहेगा यहाँ पे तो आ जाएगा आंसर tan 45 दैट इज 1, और एक ये वाली लाइन आएगी जिसमें आंसर आएगा 135 डिग्री और tan 135 दैट इज -1। तो ये देखो इक्वली इंक्लाइंड बोला तो आप स्लोप क्या लोगे, -1 + 1, बस इतना बात याद रखो, ठीक है। चलिए शॉर्टकट है, काम आता है। क्या बोला, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन आर इक्वल, बता दिया था पहले ही, m1 इक्वल टू m2 होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल ये भी बता दिया, सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट अलग होगा, बता दिया, पढ़ाते वक्त बता दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, अच्छा परपेंडिकुलर लाइन रहेगी, उनकी इक्वेशन पहचानना है तो कैसे करेंगे, एक्स और वाई कोएफिशिएंट अदला बदली कर लेंगे और किसी एक कोएफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, कांस्टेंट तो अलग रहने वाला ही है,
किसी भी, आप माइनस ए भी लिख सकते थे यहाँ पे, माइनस ए लिखा है, माइनस बी भी लिख सकते थे, तो माइनस बी रहेगा तो प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं हुआ है, एक कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, कोई भी एक कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना, समझ आना, वो परपेंडिकुलर लाइंस के क्वेश्चन है। चले, तो क्वेश्चन के लिए अभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो वो वाला वीडियो आगे होगा, आप चेक करिए, वहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सारे टॉपिक को पहले नोट कर लेना, तभी उस वीडियो में आना, एक बार रिवाइज कर लेना, गो थ्रू कर लेना, तभी वो वाला वीडियो देखना। उसमें मैं पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने तो हमारा एक ऐप है विजन इंस्टीट्यूट, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको डाउनलोड करके बैच कोड होगा, बैच कोड डाल के आप वहां पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस टेस्ट के तरीके से दे सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।